नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जेके चौधरी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि अग्रिम जमानत क्या होती है, अग्रिम जमानत किस किस मामले में प्राप्त की जा सकती है, अग्रिम जमानत कहां से व कैसे प्राप्त करें, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को तैयार करते समय आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ साथ अग्रिम जमानत के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर क्या क्या आदेश पारित किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की अगर हम बात करें तो अग्रिम जमानत वह जमानत होती है जिसमें अभियुक्त को बगैर जेल जाए और बगैर सरेंडर किए जमानत का लाभ प्राप्त होता है, या यह कह सकते हैं कि जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। अग्रिम जमानत सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दाखिल की जाती है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य के मामले में व्यापक दिशा निर्देश पारित करते हुए अग्रिम जमानत की अवधारणा का वर्णन किया तथा स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति न केवल मुकदमा दर्ज होने पर अपितु मुकदमा दर्ज होने की संभावना पर भी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर आपको कोई झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है और आपको ये संभावना है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा आपके परिजनों के खिलाफ भविष्य में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, तो आप उसकी धमकी के आधार पर भी मुकदमा दर्ज होने से पूर्व यानी कि मुकदमा दर्ज होने की संभावना पर भी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कहां करें, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जनपद न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय यानी कि डीजे कोर्ट में आवेदन करना चाहिए। अगर डीजे कोर्ट से आपका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है तब आपको माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत दाखिल करने पर अधिकांशतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जाता है। अब बात आती है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में आपको इस बात का अवश्य उल्लेख करना चाहिए कि यह आपका कौन सा जमानत प्रार्थना पत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी हो स्पष्ट अंकित करना चाहिए। नंबर 2 यह कि आपकी गिरफ्तारी की क्या संभावना है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट ये कि गिरफ्तार करने से आपकी सामाजिक छवि पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका भी स्पष्ट उल्लेख अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में किया जाना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा केस आया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह कहते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया कि उक्त जमानत प्रार्थना पत्र में 438 की उपधारा 1(4) के आवश्यक तत्व आवेदक को गिरफ्तार कर क्षति पहुंचाने अथवा अपमानित करने के उद्देश्यों का अभाव है। ये लिखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया। उक्त प्रकरण में हमारे द्वारा द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुनः माननीय जनपद न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। तो साथियों, इसके बाद बताना चाहेंगे कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में आपको अपने निज निवास स्थान के साथ साथ जमानत का लाभ प्राप्त होने के उपरांत आपके कहीं विदेश भागने की कोई संभावना नहीं है आदि तथ्यों का भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। घटना के समय आपकी उपस्थिति कहां पर थी, इस तथ्य का भी आपको स्पष्ट उल्लेख अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में करना चाहिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अमरजीत सिंह बनाम एचपी राज्य 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 376 के प्रकरण में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी गई तथा वर्ष 2018 में ही संजीव राव के मामले में आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव को आधार मानकर अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया। गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये भी निर्धारित किया गया कि लोक अभियोजक को सूचना दिए बिना भी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत पर अंतरिम आदेश पारित कर अंतरिम जमानत स्वीकार की जा सकती है। यानी कि थाने से बगैर कमेंट्स प्राप्त किए भी आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा सकता है। राम सेवक बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल होने के बाद भी आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जा सकता है। समर्थ्या बनाम राजस्थान राज्य के मामले में निर्धारित किया गया कि परिवाद के मामले में भी अग्रिम जमानत स्वीकार की जा सकती है तथा अब्दुल मजीद बनाम राजस्थान राज्य एवं रामधन मीना बनाम राजस्थान राज्य के मामले में निर्धारित किया गया कि
कि यदि न्यायालय उचित समझे तो बलात्कार व हत्या के मामले में भी अग्रिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। संजय चंद्रा बनाम सीबीआई के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि जमानत एक नियम व जेल एक अपवाद है तथा न्यायालयों को जमानत देते समय आरोपों की प्रकृति, आरोपों के समर्थन में दाखिल सबूतों की प्रकृति, लगाए गए आरोपों की सजा की गंभीरता, अभियुक्त के चरित्र के साथ साथ अभियुक्तों के लिए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जमानत एक नियम व जेल एक अपवाद मानकर जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके आधार पर आप अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाइए नित्य प्रति नए नए कानूनी अपडेट। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना व बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार की एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।